in chapter number 6, the life process, the all chemical biological process which are very essential in a living organisms to survive them, to spend it their life. अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, बेसिकली अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, दे रिक्वायर्ड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस, दे रिक्वायर्ड सम बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल एंड biological process. Some of these all biological process called life process. That called life process, right? Life process को टेक्निकल लैंग्वेज में मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का. तो हम लिविंग ऑर्गेनिम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, किसको हम लिविंग ऑर्गेनिम्स माने. बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिम्स की बात करते हैं तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स. फर्स्ट नंबर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. What is the mean of cellular organization? Each and every living organisms are made up of a cell. Whatever they are present, a prokaryotic cell. Whatever they are present, eukaryotic cells. Whatever they are made up of a single cell. Whatever they are made up of a numerous or multi cells. Right? यदि वो एक सेल का है तो यूनिसेलुलर होगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और एक से ज्यादा सेल्स का होगा तो वो मल्टी सेलुलर होगा. They also having a various kinds of levels of organizations. Level of organizations क्या हो सकते हैं? तो different levels of organization. Different levels of organizations we can say in a living bodies. Living bodies में different जो levels देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखिए. यदि मैं बात करूं यहां पर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिम्स की, यूनिसेलुलर, और दूसरी बात करूं मैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिम्स. एक सेल से बने हुए लिविंग ऑर्गेनिम्स और एक से ज्यादा सेल से बने हुए लिविंग ऑर्गेनिम्स. We are taking the examples of such kind of the patterns. We can say unicellular living organism made up of a single cell. That's why they call acellular. Acellular are two different types. Prokaryotic. As we know, what is prokaryotic? The prokaryotic cells that does not possess any kind of definite nucleus or definite well-bounded cell organelles. Mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum. These having not they are all absent in such kind of cells, prokaryotic cells like bacteria, blue green algae, mycoplasma. And acellular, which the living organism, those are made up of a single but eukaryotic cells, so that's why they call eukaryotic cells, right? Eukaryotic cells का best example है amoeba. मल्टी सेल्स में अब क्या होगा, मल्टी सेल्स में लेवल्स क्या होता है, सेम काइंड ऑफ सेल्स, सेम काइंड ऑफ सेल्स. अब देखिए मल्टी सेल्स मल्टी सेलुलर है, सारी सारी सेल्स वहां मौजूद है, बस सेलुलर लेवल हो सकता है. सेलुलर लेवल इन द सेंस स्पॉन्ज. स्पॉन्ज एक से ज्यादा सेल्स का मिलके बना होता है, पर सेल सेल ही रहती है, टिश्यू नहीं बनाती. फिर हम बात करें यहां पर सेकेंड लेवल, टिश्यू लेवल. बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स, मोर देन वन सेल्स, and same kind of the cells perform to form a group, that group called tissue. हर एक सेल जो सेम काइंड ऑफ सेल्स होती है वो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाती है, और वो स्पेशलाइज ग्रुप दैट कॉल्ड टिश्यू. तो टिश्यू लेवल हो गया. टिश्यू लेवल का एग्जांपल है आपका हाइड्रा. हाइड्रा दैट ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन टू सिस्टम लेवल्स, एस्केरिस, टैपवॉर्म, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्टारफिश, ठीक है, फिशेस, बर्ड्स. We can see the all patterns of the levels of organization. We can. So living organisms, if they are living organisms, they will show the different levels of body design. They have a different levels of various kind of patterns. We can say in the body, right? Third हम बात करें मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप्स. बायोकेमिकल प्रोसेस जो बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, दैट कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. दे आर कॉल्ड कैटाबॉलिक, एग्जांपल रेस्पिरेशन, एंड एनाबॉलिज्म, एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस. और एनिमल्स की बात करें तो बॉडी में बात करें तो डीएनए का फॉर्मेशन होना, दैट कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, राइट? दीज आर द पर्टिकुलर ग्रोथ. फोर्थ नंबर ग्रोथ, cells multiplication, enlargement in size, and change in body shape,
right? Growing or increase in body weight, these are all the example or patterns of growth, right? growth के patterns है. Basically plants में ये growth है वो continuously, we can see the growth patterns, continuous growth, they never stops. But in animal organisms, but we are taking the examples of animals. So animals, in animals, the growth patterns we can say in a particular patterns, in a particular limited time. एक limited time में limited organ के अंदर वो growth होती है, उसके बाद उसकी speed धीरे धीरे कम हो जाती है. Continuous होने वाला growth नहीं है. Basically plants में continuous growth है. पूरी life span के अंदर यदि उसका 3 महीने की life span है तो 3 महीने की life span में या 6 महीने की life span में या 1 साल या 1 से ज्यादा साल की life span होने की condition में उसमें growth always होती रहेगी, regular होती रहेगी, right? But in animals ग्रोथ स्टार्टिंग में फास्ट होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है. जब धीरे धीरे कम हो जाती है तो आदमी एडोलसेंस पहुंचने के बाद सेनेसेंट शो करता है. दैट सेनेसेंट कॉल बुढ़ापा, एजिंग, एंड दैट बिकॉज ऑफ द एजिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ द ग्रोथ पैटर्न्स वी विल सून दैट्स कन्वर्टेड एज अ डेथ फॉर्म. दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ. नेक्स्ट, होम्योस्टैसिस. What is homeostasis? The self-balancing against any external or internal stimuli which are present in environment. Environment में किसी भी तरह का change होता है तो उस change के against आप क्या करते हैं? उस change के according अपनी body में क्या होते हैं? थोड़े से adjustment करते हैं. Like आपको सर्दी के अंदर shivering होती है इस तरह से, गर्मी के अंदर आप रिलैक्स रहते हैं, गर्मी के अंदर आपको स्वेटिंग होती है. इसी तरह से आप बेसिकली किसी भी तरह की सनलाइट आती है तो सनलाइट होने की पोजीशन में इस तरह से करते हैं. प्लांट्स भी करेंगे, एनिमल्स भी करेंगे. सो होमेटिसिस, ऑल ऑर्गेनिज्म मेंटेन रिलेटिव कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस टू डिफरेंट एनवायरमेंट नॉन एज सच काइंड कंडीशन. सो दिस इज मेंटेनेंस ऑफ internal environment according maintenance of internal environment according to external environment. environment के अंदर किसी तरह का चेंज हो रहा है by living organisms. जो कर सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, जो नहीं कर सकता नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की कैटेगरी में आता है. देन आफ्टर 6, रिप्रोडक्शन. द प्रोसीजर ऑफ दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन जनरेट है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, न्यू ऑफस्प्रिंग्स, न्यू प्रोजेनी itself. We are taking nutrition and second portion the respiration. दोनों में डिफरेंस एक साथ कर ले. व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. ऑब्टेनिंग ऑफ फूड. ऑब्टेनिंग फूड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरफ के हो जाते हैं. ऑटोट्रॉप्स में दो टाइप से हो जाते हैं. जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको कहते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स. जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू ऐसा कर रहे हैं वो कीमोऑटोट्रॉप्स. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और केमिकल्स जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कार्बन फिक्सेशन है, उसी तरह से कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं. बेसिकली ये सारे प्रोसेस जो कुछ लिविंग बॉडीज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया करते हैं. दैट्स the chemical equations or chemical reactions which are conducted by living organisms, microorganisms. They use the released energy for their nutrition. Such kind of the mode of nutrition called chemoautotrophs. Right? नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, बेसिकली नाइट्रोबैक्टर है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है. ये सब कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस ग्रीन पिगमेंट्स जिन लिविंग बॉडीज में है, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, लाइक plants, they can perform photosynthesis. B, if they are not able to perform any kind of photosynthetic reactions or are not able to perform any chemical like reactions, so they will
दे विल डिपेंड्स अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। दैट काइंड द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स को हम यहां पर प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक फूड, दे आल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी रेस्पॉन्सिबल है। हेटेरोट्रॉपिक्स में आ जाता है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। तो हेटेरोट्रॉपिक्स में 3 मोड ऑफ वेराइटीज वी कैन से हियर। फर्स्ट नंबर होलोजोइक लाइक एनिमल्स, अमीबा। सेकेंड नंबर सैप्रोट्रॉपिज्म, saprotropism, yes, saprotropic. If they are consuming the particular living organisms, and in a heterotropic mode of nutrition, if living organisms are consuming their food from dead decaying organic substances, यदि वो dead decaying organic substance से अपना food gain कर रहे हैं by composing, by breaking them outside the body, बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करेंगे उन पर, जैसे फंगस कर रहा है, एंजाइम रिलीज करके उसको, उस फूड सब्सटेंस को तोड़ेगा, सड़े हुए गले हुए फूड सब्सटेंस को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद जो सिंपल फॉर्म में आएगा उसको कंज्यूम कर लेगा। तो यह एक्सटर्नल होने वाला प्रोसेस हो गया डाइजेशन का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल डाइजेशन और एक्सटर्नल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, सैप्रोट्रोपिज्म। उसके बाद बात करें अपन पैरासिटिज्म। एक स्टार पॉइंट लगा लेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस मेनली है, सैप्रोट्रोपिज्म में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मेनली है, और पैरासिटिज्म के अंदर हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड किया जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन किया जा रहा है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स वी कैन से, पर्टिकुलर फॉर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन the digested foods are absorbed, and the relative undigested foods have to be released from the body, body से release कर दिया जाता है। That's why there is a, we can say the different 5 steps in the mode of nutrition holozoic. First number ingestion, second number digestion, third number absorption, fourth number assimilation, and fifth number egestion. Ingestion, engulfing the food, आप फूड को मुंह में डाल रहे हैं, अमीबा उस फूड को पकड़ के खा रहा है, शिकारी को पकड़ करके खा जाता है। उसी तरह से इंसेक्टिवरस प्लांट्स से इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। दीज आर द वेराइटीज ऑफ 5 स्टेप्स ऑफ प्लांट्स, 5 स्टेप्स ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक। Ingestion, digestion, breakdown of complex food substances in their simpler form, means आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ दिया जाएगा, प्रोटीन है उसको तोड़ दिया जाएगा, अमीनो एसिड्स है उसको तोड़ दिया जाएगा, वाटर को तोड़ दिया जाएगा, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, इन सबको तोड़ दिया जाएगा। डीएनए खा रहा है तो डीएनए भी तोड़ दिया जाएगा, आरएनए भी तोड़ दिया जाएगा। एंजाइम्स यूटिलाइज है इस प्रोसेस के अंदर। बहुत से पर्टिकुलर लिविंग बॉडीज के अंदर दे हैव अ वेरी बोल्ड और वेरी ब्रॉड और डेवलप टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक आवर बॉडी। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, वैक्यूल्स की बात करें, जो जिनके अंदर एक सेल होती है वहां पर ये प्रोसेस साइटोप्लाज्मा में ही होता है। एसिमिलेशन, सप्लाई करना, सप्लाई ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन अवर बॉडी, एंड इजेशन, रिमूवल प्रोसेस ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अमीबा इसी तरह से करता है, अमीबा किसको खाएगा, खाने के बाद उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन करने के बाद उस फूड को साइटोप्लाज्मा में फैला देगा। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। 5 स्टेप्स यहां पर फॉलो किए जाते हैं। सैप्रोट्रॉपिक, व्हाट इज सैप्रोट्रॉपिक? Mode of nutrition in which the living organisms can absorb the food from dead and decaying organic substance. Dead and decaying organic substance. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट्स के मरे हुए पोर्शंस हैं, एनिमल्स के मरे हुए पोर्शंस से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनमें फंगस अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। बट यदि पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट में क्या है, इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से
लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से या लिविंग बॉडी से ये न्यूट्रिशन गेन किया जाता है। जैसे हम बात करें, प्लाज्मोडियम इज अ मलेरिया पैरासाइट। लक्ष्मानिया डोनोवनी 9th क्लास में आपने पढ़ा है, कालाजार ये है हमारी बॉडी में पैरासाइट। टैपोम हमारी बॉडी में पैरासाइट है। उसी तरह से एस्केरिस हमारी बॉडी में पैरासाइट है। वुचेरिया ब्रैंकोफटाई जिसकी वजह से HIV हमारी बॉडी में पैरासाइट है, बिकॉज दे आर यूजिंग अवर होल बॉडी टू न्यूट्रिशन। अपनी न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। रेस्पिरेशन की बात करें, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और फूड सब्सटेंस फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऐसा किया जा रहा है। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। एनर्जी, यदि हम लकड़ी जला रहे हैं एटमोस्फेयर में, एनवायरमेंट में, दिस इज द वे ऑफ आल्सो गेटिंग द एनर्जी एक्सजेशन वहां पे भी हो रहा है, बट दैट प्रोसेस विल बी नॉट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बिकॉज that process will be not controlled by the cell, that process is not controlled by the enzyme, that process where energy evolved is not in a controlled form, right? This process, respiration, take place in a biological process that is involved the mitochondria. So biological process of respiration in which the food substances are break down for the energy production and the released energy is stored in a mitochondria. This is the process called respiration. This is the process of respiration, right? C6H12 O6 is the food in presence of oxygen, 6CO2, 6H2O, and energy will release in a form of adenosine triphosphate. ठीक है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हर एक सेल की कहानी है ये। हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यदि बॉडी में है तो उससे 38 ATP निकलता है, 38 ATP। और 38 ATP से जब भी एनर्जी बॉडी को लेनी होती है, उस ATP का ब्रेक डाउन करना होता है। 1 ATP से जितनी एनर्जी निकलती है वो 35.5 किलो जूल, 30.5 किलो जूल एनर्जी 1 ATP से रिलीज होती है, राइट। तो इस तरह से देखा जाए तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम यदि हम डिस्क्राइब करना चाहें तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, एरोबिक हो गया। और एरोबिक की बात करें तो एरोबिक इज अ रेस्पिरेशन और अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। जहां एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं है वहां पर ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होगा, फूड का ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस जो हो रहा है बेसिकली। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है वो कंप्लीट मिलने से मिलने वाली और एक्सर्टेड इवोल्व एनर्जी है वो मच एनर्जी निकलती है इन अ सफिशिएंट फॉर्म। और ब्रेकडाउन और अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ये प्रोसेस है फूड बनाने का, जिसके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है और इस प्रोसेस के अंदर ये निकल रहा है और साथ में फूड बन रहा है। और जो फूड बन रहा है वो C6H12O6 की फॉर्म में है, साथ में बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ऑक्सीजन और मेनली 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी निकल रहे हैं। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस which conducts in a presence of sunlight. The particular living organism, those are green, having the green pigments in their body. तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की वजह से होने वाले इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, कन्वर्जन, सनलाइट का केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन, एनर्जी बनेगी। एंड कार्बन फिक्सेशन, जो एनर्जी बनेगी सेकेंड स्टेप में उसको कार्बन फिक्सेशन और रिडक्शन में यूज किया जाएगा, रिडक्शन ऑफ द कार्बन इनटू फॉर्म द पर्टिकुलर प्रोसेस। अब यहां पर हम ये चीज थोड़ी सी डिस्क्राइब कर लें। हमने लिया यहां पर H2O, कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल। साथ में कौन सी गैस एब्जॉर्ब करी, 6CO2, राइट। अब ये प्रोसेस हो रहा है यहां पर, इसकी वजह से क्या बन रहा है, फूड, ये फूड बना दिया। बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ये बन रहा है। ठीक है, इनको बैलेंस कर देते हैं एक बार, ये 6H2O निकल रहा है। अब यहां पर देखिए
फर्स्ट स्टॉप की बात करें अपन, एब्जॉर्प्शन। व्हाट एब्जॉर्प्शन? हियर क्लोरोफिल एक पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के क्लोरोफिल्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में क्लोरोफिल ही नहीं, क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट्स होते हैं। तो ये मिलके क्या कर रहे हैं? सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं। सनलाइट को कैप्चर करने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, राइट। अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स हैव अ डिफरेंट टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द सनलाइट बिकॉज दे हैव नॉट अ सिमिलर क्लोरोफिल पिगमेंट्स, they have a different varieties of pigments in their body. Apart of this, they have a separate different chlorophyll in a help of the chlorophyll. Chlorophyll के अलावा भी pigments है जो chlorophyll पर हेल्प करने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक। सेकेंड नंबर कन्वर्जन। ऐसा होने के बाद में जो सनलाइट एब्जॉर्ब की गई है वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगी, और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ करके सबसे पहले क्या बनाएगी? ये बनाएगी, और साथ में क्या बनाएगी? एनर्जी भी रिलीज करेगी, एनर्जी। 6O2 बनेगा वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से, वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से। तो कन्वर्जन में जो एब्जॉर्ब लाइट हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ करके ऑक्सीजन बनाएगी और एनर्जी रिलीज करेगी। अब ये एनर्जी किस में यूज होगा? ये एनर्जी यहां यूज होगा। सेकंड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में आ जाए कार्बन फिक्सेशन। जो एनर्जी यहां पर बनी है वो एनर्जी यहां पर यूटिलाइज की जाएगी CO2 को C6H12O6 में कन्वर्ट करने के लिए। दैट कॉल कन्वर्जन, दैट कॉल कन्वर्जन। दैट एनर्जी यहां पर यूज होगी, ये एनर्जी यहां पर यूज होगी। तो दिस इज द प्रोसेस। यदि मैं देखूं ऑक्सीजन का रिलीज होना, H2O का ब्रेकडाउन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, दिस इज द प्रोसेस। तो सेकेंड स्टेप कन्वर्जन, दिस इज द कॉल कन्वर्जन। थर्ड नंबर रिडक्शन। कन्वर्जन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, सेकंड में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है जिससे ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। एनर्जी जो बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को C6H12O6 में कन्वर्ट करती है, दैट एनर्जी रिड्यूस्ड, राइट। ध्यान रखना दो पॉइंट। प्लांट्स की बॉडी में बनने वाला फूड ग्लूकोज है, प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होने वाला फूड स्टार्च है। प्लांट्स की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह उस फूड को ले जाया जाए तो उस कन्वर्ट फॉर्म का नाम है सुक्रोज फॉर्म है। तीन चीजें मैंने कल भी बताई थी आपको, तीनों चीजें स्टार पॉइंट लगा के लिख देना। एनर्जी फूड दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। सेकेंड नंबर स्टोर फूड, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? स्टार्च में। स्टोर फूड स्टार्च में हो जाता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में भेजा जाएगा, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, स्टार्च एंड सुक्रोज, दीज आर द डिफरेंट थ्री थिंग्स। किसी भी ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट क्लोरोफिल, सेकंड सनलाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ नंबर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर। तो वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, सनलाइट फ्रॉम सन एंड द पर्टिकुलर क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन लीव्स पोर्शन। द लीव्स के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट यहां पर होता है। तो इस तरह का पोर्शन यहां पर ये किया जा रहा है। ठीक है, ये माइक बिना पूछे कौन ऑन कर रहा है क्लास में, लाइव क्लास में? यू आर नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स एंड डिसिप्लिन, व्हाई डिस्टर्बिंग क्लास? ठीक है, तो इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन एसोसिएट the H2O and CO2 in presence of sunlight and chlorophyll pigment, right? They perform to form their food in a form of glucose. This glucose is stored in a form of starch. Whenever they are transported, there's a need to convert the starch into sucrose. तो sucrose की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ध्यान रखना, एक प्लांट फूड बनाने के बाद उसकी लीव्स में उसको स्टोर कर देता है स्टार्च में। ठीक है, सपोज कीजिए कोई ग्रीन लीव्स है और सनलाइट के अंदर पड़ी हुई है, उसको तोड़ के आपने स्टार्च सॉल्यूशन में डाला, स्टार्च सॉल्यूशन में डालते ही उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक इज द प्रेजेंसी शोइंग या स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंसी शो करेगा, राइट। यदि कोई लीव्स है वो येलो हो चुकी है, मतलब क्लोरोफिल खत्म हो चुका है, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसका मतलब उसमें ग्लूकोज भी नहीं बनेगा और स्टार्च भी नहीं होगा।
स्टार्च नहीं होने की पोजीशन में यदि आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डालते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालने पर उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, लीफ का ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो हो रहा है, मींस स्टार्च इज एब्सेंट such kind of leaves because they are not now capable to perform the photosynthesis in condition lacking of the chlorophyll की lacking position की वजह से ऐसा हो रहा है। एनिमल्स की बात करें, they have a digestive system। हम बात करें ह्यूमंस की we are taking the humans। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज होगी, एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर पार्ट, सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस, राइट। माउथ ओपन इन अ बक्कल कैविटी ओपन इन अ pharynx open in a tubular portion that's called food pipe or esophagus open in a bag-like structure that's called stomach open in a tube-like position, long tube-like but narrow thickness, the narrow volume होता है जिसका मतलब जिसकी width कम होती है, small intestine, और small intestine open in a wider portion of the alimentary canal that have a wider lumen, जो wider form में होती है, that's called large intestine, और finally large intestine open in a bag-like structure that's called rectum, और rectum एक final end पे खुलती है, that's called anus। कुछ ऐसे portions हैं जो by roots है, like appendix in our body is not in an active form, appendix in cattle's body in alimentary canal portion, this is the junction between the स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक जंक्शन है बाय साइड रूट से, इस तरह से जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन हुई, बट बीच में है वो अपेंडिक्स आ रही है। तो अपेंडिक्स में डाइजेशन कैटल्स कर सकते हैं सेल्यूलोज का, बट हम नहीं कर सकते, इसलिए अपेंडिक्स हमारी बॉडी के अंदर यूजलेस पोर्शन है, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें, एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर देखें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आती है माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम है एमाइलेज, और एमाइलेज फूड में मिक्स होने वाला सबसे पहला एंजाइम है, और वो एंजाइम हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में। एमाइलेज माउथ में कौन रिलीज कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड। क्या रिलीज हो रहा है? सलाइवा। तो माउथ में स्टार्च का इनिशियली डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू होता है, और सलाइवरी एमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम, राइट। उसके बाद इस जगह पर कोई एंजाइम नहीं होता। अब आता है स्टोमक में। स्टोमक में HCl सिक्रेट किया जाता है, पैप्सिन सिक्रेट किया जाता है। पैप्सिन इनिशियली प्रोटीन का डाइजेशन, थोड़ा सा डाइजेशन करेगा। HCl उस पैप्सिन को एक्टिव करने का काम करेगा। HCl बॉडी में उस पीएच को क्या करेगा? कम करेगा। स्टोमक में पीएच कितना रिक्वायर्ड है? एसिडिक। माउथ में कितना रिक्वायर्ड था? अल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम यहां होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बिकॉज ऑफ HCl इन स्टोमक, राइट। उस स्टमक से बाद में फूड आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो मिक्सचर्स होते हैं, बाइल जूस फ्रॉम लीवर दैट डज नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ एंजाइम, दे पोजेस ओनली सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं। पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक ग्लैंड से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसके अंदर स्पेशली एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से आ रहा है जिसमें ट्रिप्सिन एंजाइम है, बाइल जूस जो लीवर से आ रहा है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है, दोनों मिक्स हो जाते हैं फूड में, और फूड में मिक्स होने के बाद एंजाइम्स की एक्टिवेशन को बढ़ा दिया जाएगा। बेसिकली यहां पर फैट्स को बड़े बड़ी बूंदों से छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। सो इमल्सिफिकेशन, स्टार पॉइंट इमल्सिफिकेशन किया जाता है बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस के थ्रू, बाइल सॉल्ट बाइल जूस के थ्रू, राइट। बट ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बाइल सॉल्ट्स की वजह से एक्टिव हो जाता है, और यहां पे भी ट्रिप्सिन डाइजेशन करेगा किसका? प्रोटीन का। अब फूड आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां इंटेस्टाइनल फ्लूइड को सिक्रेट किया जाएगा। XYZ किसी भी तरह का फूड जिसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रेशन करती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले सिक्रेशंस को कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड में सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं। 100% डाइजेशन हो जाएगा, यानी 99.99% डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन हम नहीं कर सकते। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा?
द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। बट बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद वहां से रेक्टम में स्टोर करके उसको एनस में से बाहर निकाल दिया जाता है। मुंह और दांतों को हमेशा साफ रखेंगे, क्योंकि रात के टाइम पर इनका मीडियम एसिडिक हो जाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, क्लाब बन जाता है, ग्रुप बन जाते हैं, और उस ग्रुप बनने से हमारे दांतों की जो मिनरल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसको कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। और बिकॉज ऑफ डीमिनरलाइजेशन वी हैव अ पैनिक पोर्शन, वी हैव अ वेरी प्रॉब्लम क्रिएटिंग पोर्शंस इन आवर टीथ दैट कॉल प्लाक, दैट कॉल डेंटरी, दैट कॉल डेंटल कैविटी एंड दैट कॉल डेंटल कैरीज। इससे बचने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि हमारे माउथ का मीडियम एसिडिक नहीं स्लाइटली अल्कलाइन होना जरूरी है।